ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए चलिए। So let us start with our session. तो यहाँ पर फर्स्ट टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून बोला है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबा शाइनिंग स्पून लेना है जो आपके घर में रहता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू टेक। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। आपको जो उसका कर्व्ड सरफेस है उसके अंदर देखना है। मतलब मान लो ये चमचा है, सपोज ये आपका चमचा है, दिस वन, राइट। तो उसका जो कर्व्ड सरफेस है इधर वाला, दैट इज नथिंग बट, कौन सा सरफेस है वो, दैट इज कॉल्ड एज कॉनकेव पार्ट। कॉनकेव पार्ट है वो। और वो जो पीछे वाला है, चम्मच के पीछे वाला पार्ट कौन सा रहता है, दैट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पार्ट। मतलब आपका जो कर्ड सरफेस है चम्मच के अंदर का, दैट इज कॉन्वेक्स, कॉनकेव पार्ट। और जो आपके पीछे का रहता है वो कॉन्वेक्स रहता है। तो कॉनकेव का एक्चुअली ट्रू मीनिंग क्या है, कर्ड इनवर्ड्स। ये कैसा रहता है, कर्व्ड इनवर्ड्स रहता है, इनवर्ड्स। और कॉन्वेक्स ऐसा रहता है, कर्ड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड रहता है। या फिर बल्जिंग आउट आप बोल सकते हो, इट्स आपके ऊपर है उसको कैसा बोलना है। लेकिन मेरे हिसाब से दिस डेफिनेशन वर्क्स वेरी परफेक्टली, कर्ड इनवर्ड्स एंड कर्ड आउटवर्ड्स। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता बच्चों को, दोनों जगह पे कर्व, एक में इनवर्ड एक में आउटवर्ड। मेरे हिसाब से दिस डेफिनेशन वर्क्स आउट परफेक्टली। लेकिन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस कर्ड आउटवर्ड्स, आप उसको बोल सकते हैं कि वो बल्जिंग आउटवर्ड्स है। दैट ऑल्सो इज टोटली फाइन, आपके ऊपर है आप उसको कैसे बोलना चाहते हैं। चलिए, सो दिस इज डन। लेट्स से हमारा ये पार्ट हो चुका है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द कर्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग। यहाँ पर उनके प्रॉपर्टीज लिखने हैं। उन्होंने क्या बोला है कि आपको प्रॉपर्टीज लिखने हैं इसमें, कि कैसे क्या हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस यू आर गोइंग टू गेट। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज इसके डिटेल्स हमको बुक में है। सो उन्होंने जो बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करो इमेजेस के, तो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। हम लोग ये तब डिस्कस करेंगे जब हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट होगा। एट दैट टाइम इट विल बी वेरी इजी, सुपर इजी। जस्ट 1 मिनट लगेगा हमको ये एक्टिविटी 10.1 खत्म करने में। लेकिन उसके लिए वो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट इज ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। तो टिल दैट टाइम, जब तक हम लोग कंप्लीट नहीं करते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तब तक हम लोग 10.1 को ऐसे ही रखेंगे, बाद में कंप्लीट करेंगे। द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। एक कर्व्ड मिरर बोल के हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर। तो सबसे कॉमन मिरर कौन सा है कि जो एक कर्व्ड मिरर का टाइप है, दैट इज स्पेरिकल मिरर। The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the surface of the sphere. Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. Spherical mirrors का definition क्या बोल रहे हैं, ऐसे कोई भी mirror जिसका reflecting surface are spherical, you know, sphere का part हो, उसको क्या बोलते हैं, spherical mirrors. Now what do you mean by reflecting surface? देखो कैसा रहता है ना, आपका जो मिरर रहता है
सो एक साइड पे वो रिफ्लेक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट रहता है और एक साइड पे उसको कोटिंग की जाती है। मिरर कैसे बनता है पहले एक बार देख लो लॉजिक। अगर ये मान लो आपका मिरर है तो मैं एक तरफ से उसको क्या करूंगा, पूरा घिस दूंगा। एंड घिसने की वजह से क्या हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब रिफ्लेक्शन के लिए काम में आता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड को मैं क्या करूंगा, कोट करूंगा। किससे कोट करते हैं, जनरली आप इसको सिल्वर से कोट कर सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम से कोट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक कोटिंग लगाते हैं ऐसे। ऐसा कोटिंग क्यों लगाते हैं मिरर के पीछे, वो इसलिए ताकि जो भी आपका रिफ्लेक्शन हो रहा हो, यहाँ के जो मटेरियल है वो उसको रिफ्लेक्ट कर सके। तो ऐसा सिल्वर का या फिर एल्यूमिनियम का आपको कोटिंग लगाना पड़ता है। तो वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेकंड साइड इज कोटेड सरफेस। दूसरा कौन सा रहता है, कोट लगाना पड़ता है, कोटेड सरफेस। तो कोटिंग किस चीज की लगा सकते हो आप, सिल्वर की, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा जाता है इसलिए आप किसके लगाओगे, एल्यूमिनियम की लगाओगे। फिर रिफ्लेक्शन आपका आराम से इस पे से हो जाएगा, जब लाइट आ जाएगी इसके ऊपर आराम से रिफ्लेक्शन हो जाए। सो द रिफ्लेक्शन हैपेंस। और ये सामने वाला मटेरियल कौन सा है, दिस इज ग्लास, ये ग्लास रहता है, राइट। ओके, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको मिरर और ग्लास में कंफ्यूजन रहता है। देखो, ग्लास इज अ मटीरियल, ग्लास इज अ मटीरियल जिसको सपोज लेट से आपने कांच के जैसे बर्तन होते हैं वैसे, दैट इज अ ग्लास मटीरियल। मिरर मतलब कौन, मिरर इज अ लेट से ग्लास से बनता है जिससे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। सो टेक्निकली मिरर इज मेड अप ऑफ ग्लास। मिरर किस चीज से बनता है, ग्लास से बनता है। एंड मिरर वो चीज है जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। ग्लास में रिफ्लेक्शन नहीं होता। ग्लास को जब तुम कोटिंग लगाते हो पीछे से तब जाके आपका मिरर बनता है। सो टेक्निकली मिरर कैन बी सेड एज ग्लास प्लस कोटिंग, ग्लास प्लस पीछे कोटिंग इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर मिरर। और ऐसा कोई भी मिरर की जो स्पीयर से बनता हो उसको स्पेरिकल मिरर्स बोलते हैं। फिलहाल के लिए इसके डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि हम लोग उसको स्पीयर से बना सकते हैं। लाइक यू नो वी कैन क्रिएट इट फ्रॉम स्पीयर्स, दैट फायर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। बट राइट नाउ हम लोग यहीं पर उसको क्लोज डाउन करेंगे, क्योंकि आगे वाले टॉपिक में हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे कि बाबा व्हाट एग्जैक्टली स्पेरिकल मिरर, उसको स्पेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, या फिर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल क्यों रहता है, व्हाई इज इट सो, और उसके टाइप्स क्या हैं, तो वो हमारे अगले पैराग्राफ्स में है। तो तब तक के लिए काइंडली हैव पेशेंस, उसके बाद हम लोग डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अप, ये पार्ट अप हो रहा है। सो व्हाट वी हैव इज स्पेरिकल मिरर। तो देखो, हम लोग जो रीडिंग पार्ट है ना वो बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले मैं तुमको समझा देता हूं ये मिरर बनता कैसे है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग डिटेल्स। देखो, सबसे पहला क्या करते हैं ये लोग, इसको दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। सबसे पहला, ये एक स्पेयर बनाते हैं, कांच का एक स्पीयर बनाते हैं। कांच का स्पीयर मतलब क्या, गोला, तुम बॉल समझ लो, एक ऐसा बॉल कि जो ग्लास से बना हुआ है, टोटल ग्लास से बना हुआ है। तो ऐसे वो दो बनाते हैं, सपोज मान लो दो तरीके से उसको बना सकते हैं। टोटल गोला बना लिया आपने ग्लास का, पूरा ग्लास का। अब आप क्या करोगे, एक को बाहर से घिसोगे और एक को अंदर से घिसोगे। मतलब यू विल सपोज लेट से बाहर से घिसोगे, अंदर से घिसोगे। उसके बाद एक को क्या करते हैं, अंदर से कोटिंग देते हैं। एक को क्या करते हैं, अंदर से कोटिंग देते हैं, और एक को बाहर से कोटिंग देते हैं, ऐसे। और इसमें से मतलब द लॉजिक इज वेरी सिंपल, इसको क्या किया है, बाहर से उसको पॉलिश किया है, घिसा है, एंड सपोज लेट से अंदर से कोटिंग की है। इसको बाहर से कोटिंग की है, अंदर से घिसा है, इसको सेकंड वाला जो पार्ट है। अभी इसके अगर आप पार्ट कट करते हो, इफ अगर इसका एक हिस्सा कट करते हो, जैसे कि ये वाला हिस्सा ले लिया आपने, इतना वाला हिस्सा ले लिया, तो किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ये मिरर मिलेगा आपको, और जिसमें पीछे से ये होगी आपकी कोटिंग होगी। तो ये कौन सा वाला आपका मिरर है, बल्जिंग आउटसाइड है ना ये, सो दिस इज कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। अब यही वाला जो पार्ट है, दूसरा वाला जो आपका ये है टाइप है, ये वाला इधर का, मैंने इधर का पार्ट मान लो कट कर लिया, तो कैसा मिरर बनेगा, दिस इज द काइंड ऑफ मिरर आई विल गेट, कर्व्ड इनसाइड, जो अंदर से कर्व हो, और उसके पीछे से क्या होगा, आपकी कोटिंग। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव
और वो था कॉन्वेक्स। सो ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, दोनों में फर्क। अब यहां पर बच्चों के दिमाग में ये लॉजिक घुसता नहीं है। दे इजिली अंडरस्टैंड वन थिंग कि चलो ठीक है, आपका ये मिरर है, और वो ये मान लेते हैं चलो कि आपने बाहर से कोटिंग कर दी, कैन अंडरस्टैंड। अब उनका प्रॉब्लम ये रहता है, अंदर से कोटिंग कैसे करेंगे किसी ग्लास का जो बॉल है, मतलब लाइक इफ देयर इज समथिंग लाइक अ बॉल, अंदर से कैसे कोट करेंगे हम लोग उसको, लाइक फ्रॉम वेयर वी कैन कोट फ्रॉम इनसाइड। नाउ योर डाउट इज टोटली ओके, द डाउट इज ओके, बट एक्चुअली इसका आंसर उसके फैब्रिकेशन प्रोसेस में रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय फैब्रिकेशन प्रोसेस? फैब्रिकेशन मतलब जो कंपनी में बनाते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब ये बॉल कैसे बनाया जाता है, तो व्हाट दे डू इज, वो सबसे पहले आधा बॉल बनाते हैं, सिर्फ आधा, सिर्फ आधा बॉल बनाते हैं ऐसे, राइट। फिर उसको अंदर से क्या करते हैं, दे कोट इट, दे अंदर से कोट करते हैं, और फिर इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कराया जाता है, फिर इन दोनों पार्ट्स को क्या कराया जाता है, ज्वाइन कराया जाता है। एंड दैट्स हाउ यू मेक कोटिंग फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट्स हाउ यू मेक इट, लेट्स से कोटिंग फ्रॉम इनसाइड। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर, फैब्रिकेशन प्रोसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे है तुम्हारी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई तुम अंदर से कोटिंग कैसे करा रहे हो। बाहर का तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, बॉल बना लो ऊपर से कोट कर लो। अंदर वाले को कैसे करेंगे, कुछ नहीं, अंदर वालों को दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करने का, पहले बनाते वक्त ही कोटिंग करने के बाद चिपकाना है आपको, फिर एक बॉल बनानी है पूरी, आधा आधा करके। नाउ विद दैट पॉइंट लेट अस डिस्कस वन मोर थिंग। एक मिरर से हम लोग जनरली कितने हम लोग मिरर बना सकते हैं, लाइक एक स्पीयर से, लाइक इफ यू हैव अ स्पीयर, राइट, और अगर हमने इसको सपोज लेट अस से अंदर से ये कर लिया, क्या बोलते हैं, या फिर बाहर से कोट कर लिया, वेर एवर यू आर कोटिंग फ्रॉम, अगर इसके अलग अलग मैंने हिस्से कर लिए तो मैं कितने बना पाऊंगा, देखो, एक, दो, तीन, चार। अब तुम क्या बोलोगे सर, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट रह रहे हैं, ये वाला पार्ट देख लो, ये यूजफुल नहीं है, दैट इज नॉट इवन अ मिरर, ये वाले पार्ट ऐसे वेस्ट जा रहे हैं। हाँ, तो ये वेस्ट जाते ही है ना, मिरर अपना जो मिरर का जो फैक्ट्री होता है, जो आईने बनाते हैं, उसमें ऐसा बहुत सारा वेस्ट जाता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी पूरी बनाती होगी, राइट, समटाइम्स पूरी किसी के साथ, किसी सब्जी के साथ। तो पूरी जब बनाती है, अगर तुमने देखा होगा मम्मी को पूरी बनाते वक्त, तो व्हाट शी डज इज, मम्मी के पास ऐसा बहुत बड़ा एक डो होता है, राइट, जिससे वो पूरी बना रही है, अलग अलग मटेरियल से आप पूरी बना सकते हो। तो व्हाट योर मम्मी डज इज, जनरल मेथड ऐसा होता है, वो ये लेती है, क्या बोलते हैं, अपनी जो यूटेंसिल रहता है ना उसको, और फिर उससे गोल शेप बनाती है उसके ऊपर। ये आपकी 6 पूरी बन सकती है इसमें, 6 पूरी, और बाकी का फिर क्या रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है। तो मम्मी उसको फेंकती नहीं है, मम्मी उसको फिर से उसको यूज कर लेती है, वो जो पूरा उनका जो बैटर है उसके अंदर ये फिर से डाल देती है, और ये वाला पार्ट फिर से रीयूज होता है। इन द सेम वे, आपका जो वेस्ट मटेरियल है ना आईने के अंदर, इट इज टेक्निकली नॉट अ वेस्ट, उसको फिर से यूटिलाइज किया जाता है इन द फैक्ट्री। सो ऐसे बहुत सारे कटेड पार्ट्स आपको सेपरेट मिलेंगे इन द ग्लास फैक्ट्री, बट इट कैन बी रीयूज्ड, राइट। तो एक बार लेट्स से रेज द हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है अबाउट दीज मिरर्स। मतलब इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, बनाते कैसे हैं, वेस्टेज मटेरियल का क्या करते हैं लोग, एंड नॉट मच डिफिकल्ट। ओके, नाउ लेट मी जस्ट 1 मिनट। सो अभी जो तुम्हारा मिरर तो बन गया, ठीक है, मिरर तो बन गया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ मेन क्वेश्चन, लाइक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो ये आपका शेप है, ठीक है, ये आपका शेप है, करेक्ट। क्या कोई पर्सन इसी शेप को ऐसा रख सकता है, मतलब लाइक उल्टा करके, ऐसा, राइट? मतलब वही शेप है, उसने खाली, उस पर्सन ने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ दिस उसने उसको उल्टा करके रख दिया है, मतलब खाली घुमाया उसको, जस्ट मूव्ड इट। टेक्निकली दीज टू पीसेस आर वन एंड द सेम थिंग, खाली रखने का तरीका अलग है। अब यहां पर कैसा रहता है, अगर तुम पीछे से कोटिंग करो, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, ये कॉनकेव होता है। और अगर आपने कोटिंग पीछे से अभी यहां पर कर ली, तो दिस इज कॉन्वेक्स। अब ये दोनों मिरर में फर्क क्या है, ये कर्व्ड इनसाइड है,
ये कैसा है आप देख सकते हैं, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं इसको, मतलब जहां पर से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है। और पीछे के सरफेस को क्या बोलते हैं, कोटेड सरफेस। कोटेड सरफेस, सो दैट इज कोटेड सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्ड इनसाइड हो, डेफिनेशन कैसी देनी है आपको कॉनकेव की, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनसाइड या फिर कर्व्ड इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव। लेकिन आपका अगर जो कर्व है वो कर्व्ड आउटसाइड है, कर्व्ड आउटवर्ड्स, कर्व्ड आउटवर्ड्स, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्व्ड आउटवर्ड्स है, तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स। आपको क्या करना है, बुक में ये डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the sphere, is called concave mirror. And a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror, curved outwards. ठीक है, पहला पॉइंट। तो ये हमारा लेट्स से बेसिक डेफिनेशन है, प्लीज अंडरलाइन इट। अंडरलाइन होने के बाद रेज हैंड कर लो सो दैट वी कैन मूव ऑन। कुछ नहीं, सिंपल डेफिनेशन है, कर्ड इनवर्ड, कर्ड आउटवर्ड्स, हम जब से वही तो बात कर रहे हैं। ओके, चलिए मूविंग ऑन। Now you may understand that the surface of the spoon curved outwards can be approximated to a concave mirror and the surface of the spoon bulging outwards can be approximated to convex mirror. वो तो हमने पहले ही बताया था कि आपका जो मिरर है, आपका जो स्पून है, तो जो कर्व इनसाइड रहता है दैट इज कॉन्केव पार्ट, और जो आपका बल्जिंग आउटसाइड है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट आपके स्पून का। ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। आगे बढ़ते हैं अभी। सो दीज आर द सर्फेसेस। अभी देखो, आपके बुक में ना निकालने के दो तरीके हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन। आपको अगर कॉन्केव मिरर निकालना है ये वाला, तो देर आर टू वेज टू डू इट। आप ऐसी लाइन खींच सकते हो और उसको पीछे से ऐसे लाइन निकाल सकते हो, ये ऐसे ऑब्लिक लाइंस, दैट इज द फर्स्ट वे टू डू इट। सेकंड वे यू कैन गो फॉर एस, आप ऐसे भी कॉन्केव मिरर को निकाल सकते हो, उसके पीछे से आपको एक बड़ा लेयर निकालना पड़ता है ऐसे, और फिर ये अंदर आपको स्पेस भरना पड़ता है, ऐसा घिस के आपको पूरा भरना पड़ता है। सो दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज कॉन्केव मिरर। आपने बुक में देख सकते हैं, यहां पर एक पीछे से लाइन खींची और पीछे एक ग्रे एरिया है, दिस वन, दिस ग्रे एरिया इज नथिंग बट कोटिंग, ये ग्रे एरिया कोटिंग है। लेकिन मेरे हिसाब से तो भी ये मेथड यूज मत करो, ये लाइंस वाला मेथड यूज करो, इट विल बी इजी फॉर यू, ये ज्यादा आसान रहेगा फॉर यू। ये कैसा घिस के एक तो बुक वो डायग्राम खराब हो जाती है, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू यूज ऑब्लिक लाइंस रादर देन गोइंग फॉर कोटिंग। कोटिंग बकवास है, मतलब इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ऊपर से डायग्राम भी खराब हो जाएगा, तो इंस्टेड गो फॉर ऑब्लिक लाइंस। चलिए अभी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हमको समझ के लेने, ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। सबसे पहला वी विल अंडरस्टैंड हमारा ये स्पीयर को लेते हैं, राइट। और ये हमारे स्पीयर से हमने क्या बनाया, मिरर बनाया, राइट। मान लो मैं मिरर वाले पार्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा घिस देता हूँ। मान लो इतने पार्ट से हमने एक मिरर बनाया, ये जो ग्रीन कलर का है दैट्स आवर मिरर, कर्ड मिरर, राइट। ओके, उसका जो सेंटर होता है, जो मिरर का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड एज पोल। मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, पी से बताते हैं, मतलब मिरर का सेंटर इज पोल, POLE, पोल बोलते हैं पी। अब ये स्पीयर है सर्कल के जैसा, अगर स्पीयर है तो सेंटर होगा, करेक्ट। अगर स्पीयर है तो उसको सेंटर भी होगा, करेक्ट। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये वाला जो मिरर है तुम्हारा, ये वाला मिरर जो तुमने ऐसा पार्ट निकाला हुआ है वो मिरर का, मतलब क्या वो एक स्पीयर का पार्ट है, जो आपने मिरर निकाला है वो एक स्पीयर का पार्ट है ना, दैट मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीयर। ओके, तो उसको कुछ सेंटर होगा, कोई सेंटर होगा, राइट। ये जैसे कि यहाँ पर बोला है, तो वो सेंटर हो गया। लेकिन हम लोग उसको सेंटर नहीं बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, COC बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा क्यों बोलते हैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रीजन इज क्योंकि वो सेंटर किसका है, ये कर्व का है, राइट। ये कर्व का सेंटर है ना वो। ओके, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सिर्फ सेंटर क्यों नहीं बोलना, क्योंकि वो कर्वेचर का सेंटर है ना, तो हेंस इट्स कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC।
ओके, अभी सेंटर और अगर मैं लास्ट का लाइन अगर ज्वाइन कर रहा हूं, मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं? अगर सर्कल है, सर्कल जैसा शेप है, स्पीयर बट स्टिल सर्कल जैसा शेप, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस, मतलब लाइक सेंटर से लेके एंड तक रेडियस बोलते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस, राइट? दिस इज रेडियस। लेकिन प्रॉब्लम अगेन वही, ये कर्वेचर का रेडियस है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आरओसी, आरओसी बोलेंगे। दैट मीन्स वी वोंट बी कॉलिंग इट जस्ट रेडियस, विल बी कॉलिंग इट रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ओके, सो लेट मी रिवाइज अभी तक जो हमने सीखा। सबसे पहला हमने सीखा कि मिरर रहता है, उसका सेंटर रहता है, उसको बोलते हैं पोल, जिसको हम लोग पी से बताते हैं। फिर ये मिरर, ये किसी का पार्ट होता है, किसी स्पीयर का, उसको एक सेंटर होता है, उस सेंटर को हमने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। सेंटर और उस पोल को अगर ज्वाइन किया तो आपको मिलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मींस आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कब मिलता है? व्हेन यू जॉइन सीओसी एंड पोल, सीओसी एंड पी को जब ज्वाइन करते हैं। अभी देयर इज सम वन मोर थिंग व्हिच इज रिमेनिंग। इन दोनों के बीच में देयर इज अ मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच में देयर इज अ मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड पोल, उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। सेंटर एंड पोल के बीच में देयर इज अ मिड पॉइंट। यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पर पोल है, उसके बीच में कौन है? एफ है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस, फोकस बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस, सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं उसको। और फोकल लेंथ एफ से बताता है। फोकल लेंथ किससे बताता है? एफ से बताता है। तो लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट। व्हाट इज फोकस? फोकस सेंटर में है, मिड पॉइंट है किसका? सेंटर एंड पोल का मिड पॉइंट इज फोकस। फोकस और सेंटर में का डिस्टेंस कितना है? फोकल लेंथ। लेकिन वो मिड पॉइंट है ना, वो मिड पॉइंट है, तो यहां का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर हो तो यहां का डिस्टेंस भी कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो इसलिए फोकल लेंथ इज सेम। लेकिन तुम मुझे बताओ, अगर ये एफ है, ये एफ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं रेडियस और फोकस में कुछ ऐसा रिलेशन है, रेडियस इज इक्वल्स टू एफ प्लस एफ, मतलब 2f। एक बार रिलेशन चेक करो, r इज इक्वल टू 2f आएगा क्या? रेज हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। f एंड f देखो बीच में है, मिड पॉइंट है वो, एंड f प्लस f गिव्स अस r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो लेट मी नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, अगर नहीं तो देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, एंड बी फास्ट, थोड़ा रिस्पॉन्स जल्दी देते जाओ। ओके, सो लेट मी डिस्कस दिस अगेन। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, लेट मी जस्ट टेल यू दिस। ये स्पीयर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है फोकस। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहता है? फोकल लेंथ एफ रहता है, स्मॉल एफ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस एफ है, लेकिन सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप? रेडियस बोलते हैं ना। सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। सो रेडियस इज इक्वल टू एफ प्लस एफ। वो कितना होगा? 2f। अभी क्लियर हो रहा है क्या? बोलो। लेट से डू रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट r इज इक्वल टू f प्लस f एंड r इज इक्वल टू 2f। ओके, नाउ लेट मी जस्ट, लेट से फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, फिर आगे के पॉइंट देखते हैं। मिरर, मिरर का सेंटर पोल, जिस स्पीयर का वो पार्ट होता है उसके सेंटर का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में फोकस रहता है, उनका डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको एफ से बताते हैं। सेंटर और पोल में के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहां तक हमने देखा। नाउ इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन थिंग्स, एंड व्हाट इज दैट? देखो, पढ़ाई करने के लिए कैसा रहता है ना, जैसे कि आई डोंट नो वेदर तुमको साउंड था कि नहीं, आई गेस तुमको नाइन्थ में साउंड नहीं था, राइट, सिलेबस में। तो कुछ ऐसी वेव होती है, एक ऐसा कोई भी वेव जब आप स्टडी करते हो तो ऐसा रहता है। वेव को स्टडी करने के लिए वहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मीन पोजीशन आप बोल सकते हो, एक एक्सिस की जिसके अराउंड आप पूरी पढ़ाई करते हो, क्रेस्ट रफ की। इन द सेम वे, आप जब ये इसको स्टडी करोगे, इस मिरर को, यू विल रिक्वायर अ रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये रह गया पोल आपका, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों में से जो लाइन जाती है ना, विच यू यूज फॉर रेफरेंस, इट्स कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये किस में, कौन सी लाइन है? फर्स्ट थिंग, दिस इज इमेजिनरी।
पहला पॉइंट समझ के लो, दिस इज इमेजिनरी, और ये कहां से कहां जाती है, सेंटर से और पोल से जाती है, एंड दिस इज यूज्ड फॉर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, मतलब यू नो जस्ट फॉर स्टडी पर्पसेस, द लाइन विच ट्रेवल्स फ्रॉम लेट्स से गोज फ्रॉम सेंटर टू पोल। एक्सप्लेन दैट। देखो प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट, ये एक रेफरेंस के लिए है, मतलब आपके पढ़ाई के लिए। व्हाट यू डू विद दैट इज, आपको क्या करना है, आपका ये मिरर ले लिया, आपका पोल ले लिया, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, इन दोनों में से जो लाइन जाती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये क्यों निकालते हैं हम लोग, फॉर स्टडी पर्पजेस, पढ़ाई के लिए, सपोज लेट्स से रे डायग्राम्स निकालने के लिए ये चीज की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज जस्ट अ रेफरेंस लाइन। आप खाली इतना ध्यान में रखो फिलहाल के लिए, दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इतना खाली ध्यान में रखो, बाकी नथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, सो काइंडली प्लीज अंडरलाइन, जल्दी जल्दी चलो अंडरलाइन करना शुरू करो, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन है फिर कुछ। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल। पहले पोल के डेफिनेशन को ये करो, अंडरलाइन करो। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज पॉइंट इज कॉल्ड पोल, और उसको किस लेटर से बताते हैं, लेटर पी से, लेटर पी से बताया जाता है उसको, लेटर पी। चलो आगे वाला डेफिनेशन देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेट्स से ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको कौन से लेटर से बताते हैं, सी से, प्लीज अंडरलाइन इट। और एक चीज ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ नॉट पार्ट ऑफ मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर पे नहीं रहता ना, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, मिरर का पार्ट नहीं है वो। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, ठीक है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग। मान लो ये मिरर है, ठीक है, और मैंने प्रिंसिपल एक्सिस एक निकाली ऐसी, और यहां पर मैंने पोल को रख दिया, यहां पर मैंने पोल को रख दिया। अभी यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को रख देता हूं, और यहां पर फोकस को। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, राइट, ऐसा। कैन आई टेक इट ऑन द बैक साइड ऑल्सो, पीछे के साइड पे भी ऐसा ले सकता हूं मैं, मतलब यहां पर एक और एक फोकस होगा, और एक फोकस होगा यहाँ पे, मैं और उतना ही एफ पीछे लेता हूं, देखो यहां तक, और एक मैं एफ बढ़ाता हूं पीछे उसके, तो मुझे कौन मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देयर कैन बी टू एफ एंड टू सीज, ठीक है, दो एफ हो सकते हैं, दो सी हो सकते हैं, चेक कर लो, राइट, टू एफ एंड टू सीज, राइट, रेज हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट टू एफ एंड टू सीज होते हैं, एंड उससे हमको एक चीज समझ के लेनी है एक्स्ट्रा, यहां तक ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, दो एफ दो सी रहते हैं आगे पीछे। ओके, ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट। मान लो मैंने ये मिरर निकाल लिया, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। मान लो मैंने ऐसा एक मिरर निकाल लिया, ये कौन है, कॉन्वेक्स। मैं इसके पीछे से लाइन निकाल लेता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं इस स्पीयर को कंप्लीट करता हूं, ये जो मिरर है ना, इसका पूरा स्पीयर अगर बनाता हूं मैं सामने से ऐसे लाइन को एक्सटेंड करते हुए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका फोकस सामने रहेगा, ये मिरर का जो फोकस है वो सामने है, इसका पीछे है, क्योंकि पीछे के साइड से इसका मिरर है। एग्रीड, एक बार देख लो, यू का आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, कि ये कॉनकेव था, और कॉनकेव में फोकस कैसा है, इन फ्रंट ऑफ इट है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में पीछे है, एट बैक। एक बार चैट सेक्शन में ये बता देना, सपोज लेट्स से यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, या फिर हैंड रेज कर दो कि आर यू अंडरस्टैंडिंग कि एक में फोकस सामने है, एक में पीछे है। आपको खाली क्या करना है, उस मिरर को पूरा एक्सटेंड करना है, स्पीयर बना देना है आपको। इज इट ओके, हैंड रेज करो प्लीज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस।
फोकस फोकस आपका एक में पीछे होता है, एक में आगे होता है. ओके ओके. नाउ डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? वो क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसमें सामने ही होता है क्या? कॉन्केव में सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो इन फ्रंट. सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्वेक्स इज एट द बैक. तो यहां पर जो ये जो डेफिनेशन बोल रही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट. इज इट ट्रू देन? कॉन्केव मिरर में सामने रहता है, बराबर है, फ्रंट में है. यहाँ पर बैक पे है. ओके, अंडरलाइन करो प्लीज. सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने रहता है. The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror is a part of, it's called the radius of curvature. Radius of curvature क्या रहती है? It's nothing but the radius of the sphere जिससे मिरर आपने तोड़ा हुआ है या फिर बनाया है. इसको कौन से लेटर से बताते हैं? R से. Now there is something called as principal axis, a straight line passing through the pole and the center of curvature. ये तो हमने पहले ही बोला था कि principal axis क्या है? The line which passes through center of curvature and pole. हाँ, तो ये तो पहले से बोल रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस है, उसको प्लीज अंडरलाइन कर लो. प्रिंसिपल एक्सिस को और पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर को. ओके. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, ओके, सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ इज कि हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे, जैसे कि हमने पोल देखा, फिर हमने सपोलेटर से फोकस देखा, फिर प्रिंसिपल एक्सिस देखी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, फिर हमने ये भी रिलेशन देखा कि r इज इक्वल टू 2f रहता है. दैट मीन्स फोकल लेंथ को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलती है. इतना बेसिक चीजें हमने सब कवर कर ली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग मोर. समथिंग मोर क्या बारे में बात करते हैं? Now do not look at the sun directly or even into the mirror reflecting sunlight. वो क्या बोल रहे हैं कि सन के पास मत देखो, सपोज से जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट यूजिंग मिरर. होल्ड अ कॉन्केव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन. वो क्या बोल रहे हैं? आप सपोज लेटर से खड़े रहो ऐसे, और ऊपर से जो सूरज आ रहा है उसकी जो रोशनी है वो आप रिफ्लेक्ट करो आपके हाथ में जो मिरर है उसके ऊपर से. तो ऊपर से रोशनी आ रही है किसकी तरफ से? सन की तरफ से. ओके, उसको रिफ्लेक्ट करो एक मटेरियल के ऊपर, करेक्ट. अब क्वेश्चन ये है, क्या ये पेपर जलेगा? आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ब्रॉड लेट से एकदम वेरी ब्राइट लाइट आपको तैयार करना है, एक स्पॉट. ये पेपर क्या होगा? जलेगा ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस. आपने कौन सा मिरर को यूज किया था यहाँ पे? कॉनकेव को, कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल किया. Now hold the mirror and the paper in the same position for some minutes. What do you observe? तो क्या ऑब्जर्व होगा? The paper starts burning. Paper starts burning. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने सभी लाइट क्या कर दी है? फोकस कर दी है, एक ही जगह पे फोकस कर दी है. एक जगह पे फोकस कर दी है आपने लाइट, तो ऑब्वियसली वो कॉन्सेंट्रेट होके पेपर जल रहा है आपका. अभी इसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ये फोकस होता क्या है बेसिकली, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो देखो ये दो डायग्राम्स है. इसमें आपके पास एक तरफ है कॉनकेव. ये कौन है? कॉनकेव है. और ये कौन है? कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स. अब कोई दूर पे ऑब्जेक्ट है, तो दैट वुड बी लेट्स से इंफिनिटी पे है कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ, तो उससे जो भी लाइट रेज आ रही हैं, उससे जो भी लाइट रेज आ रही हैं, तो कॉनकेव मिरर का नाटक क्या है? वो सभी लाइट रेज को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है. सभी लाइट रेज को क्या करता है? एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है. लेट मी जस्ट शो इट टू यू हाउ एग्जैक्टली. देखो, यहां से ऐसे, फिर यहां से, फिर ऐसे, और फिर ये रिफ्लेक्ट होता है. मतलब इन शॉर्ट, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक ही जगह पे सब कुछ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा हुआ है? फोकस पड़ा हुआ है. ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फोकस का डेफिनेशन कुछ अपार्ट फ्रॉम की फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसकी जगह पे हम लोग फोकस को ऐसा बोल सकते हैं, focus is a point where all the light rays of a mirror converge. राइट? एक ऐसा पॉइंट कि जहां पर सभी रेस क्या हो जाती है? कॉन्वर्ज हो जाती है. ऑल लाइट रेस कॉन्वर्ज. और इतना ज्यादा एनर्जी की वजह से ऑब्वियसली वो वहां पे क्या होगा? जलना शुरू होगा, ब्राइट लाइट. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये पेपर इसलिए जला क्योंकि सभी लाइट रेस कैसे आ रही थी? एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रही थी, आपके फोकस पे गिर रही थी. बिकॉज ऑफ दैट आपका पेपर जलना शुरू हुआ था. दैट फर्स्ट पॉइंट.
नाउ अनदर पॉइंट, कॉन्वेक्स के बारे में देखो। कॉन्वेक्स में अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आती है, कॉन्वेक्स में अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आती है, तो उसका आदत क्या है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जो लाइट रे आती है ना, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि अगर ये आई पहले वाली, ओके, तो उसको रिफ्लेक्ट कर दिया उसने पीछे। ये लाइट रे आई सेकंड वाली, उसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया। तीसरी आई, उसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया। चौथी आई, उसको भी पीछे रिफ्लेक्ट कर दिया। और पांचवी आई, उसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे लाइट रेज को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, राइट। लेकिन अगर आप उसको पीछे कनेक्ट करोगे, अगर अगर आपने ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, उसको अगर पीछे आपने कनेक्ट किया उसको ऐसे, तो आपको पता चलेगा वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, निकल रहे हैं, ऐसा लगता है। वहां तक एक्चुअली गए नहीं, क्योंकि पीछे तो कोटिंग है ना, पीछे कोटिंग है, वहां पर गए नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां से निकल रहे हैं, वैसे निकल रहे हैं। तो यहां पर देखो, दो डायग्राम्स में तुम्हारे लिए बनाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लाइट रे आ रही है। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सभी लाइट रे क्या हो रही है, आ रही है, मतलब लाइक इट्स कमिंग टू अ पॉइंट। और एक ऐसा पॉइंट है जहां से सभी लाइट रेज बाहर जा रही है। हालांकि दोनों फोकस ही हैं, दोनों फोकस ही हैं, लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फिर, यहां पर लाइट रे कॉन्वर्ज हो रही है। यहां पर लाइट रे क्या हो रही है, कॉन्वर्ज हो रही है, सभी एक ही जगह पे आ रहे हैं। और यहां से सब लोग बाहर जा रहे हैं, मतलब डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, दूर दूर जा रहा है, दूर दूर। Okay. तो इन इस डायग्राम को कंपेयर करो, मुझे बताओ इसमें से कॉन्वर्जिंग वाला कौन है, जहां पे एक ही जगह पे लाइट्स पूरी कॉन्सेंट्रेट हो रही है। इसी पॉइंट पे चैट बॉक्स में आंसर बताओ कि एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने वाली लाइट किस में है। क्या ये पहले वाले में है कि दूसरे वाले में। कॉनकेव में, राइट। सो दिस इज द कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वर्जिंग मिरर, ये कॉन्वर्जिंग मिरर है। और ये डाइवर्जिंग मिरर है। अब मेन क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन, ये जो एक्टिविटी है ना कॉनकेव मिरर के साथ वाली, अगर यही एक्टिविटी हम लोग कॉन्वेक्स के साथ करते, तो क्या हमारा पेपर जलता। मेन क्वेश्चन, क्या हमारा पेपर जलता अगर कोई पर्सन कॉनकेव की जगह पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करता। यस और नो, क्या लगता है, चैट बॉक्स में बताओ। यस और नो, इफ यू थिंक लेट्स से कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता, क्या वो पेपर जलता। ओके, सिर्फ एक ही की तरफ से आ रहा है, नो ऑब्वियसली नॉट। ओके, रीजन, रीजन, क्योंकि रेज क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। जो आपके सनरेज हैं वो क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, कॉन्वर्ज नहीं हो रहे, डाइवर्ज हो रहे हैं। करेक्ट। ओके, सो दैट्स आवर पॉइंट, वो हमारा पॉइंट है। एक में कॉन्वर्ज हो रहा है, एक में डाइवर्ज हो रहा है। तो आप एक काम करोगे, आपके बुक में ये डायग्राम है, फिगर नंबर 10.2, नीचे लेफ्ट साइड में है फिगर 10.2। उसमें खाली ये दो वर्ड्स ऐड कर दो ना। कॉन्वर्जिंग में कौन है, कॉनकेव मिरर। डाइवर्जिंग में कौन है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग। ये दो वर्ड्स ऐड कर लो वहां पे। चलिए, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है। फोकल लेंथ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस हैं, सो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इट, एवरीथिंग इज सेम। सरफेस आउटलाइन डिस्कस, एम एन अपर्चर्स। ओके, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाँ, ये बात करते हैं, ये बात करते हैं अपर्चर के बारे में। इसको अंडरलाइन करो प्लीज। अपर्चर इज समथिंग विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज spherical. The surface then has a larger, let's say, circular outline. The diameter of the reflecting surface of the spherical mirror is called aperture. Now what do you mean by that? देखो, फिगर आपको दे रहे हैं 10.2। 10.2 में mn वो बोल रहे हैं कि वो aperture है। aperture मतलब कौन सा, दे आर सेइंग दिस इज द aperture, ये वाला। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, मैं तुमको दो चीजें बताता हूं। ये मान लो मेरा कर्व है, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा और ड्रामेटिक बनाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। यहां पे मैंने एम एन लिख दिया,
अभी मैंने किसी बच्चे को बोला कि mn इज द एपर्चर, तो वो क्या कर सकता है? कोई बच्चा इसको mn पकड़ सकता है, इतने सारे डिस्टेंस को mn पकड़ सकता है, वो बोलेगा दिस इज एपर्चर। कोई बच्चा पीछे से पकड़ सकता है, कर्ड साइड पकड़ सकता है, ये वाली, और वो बोलेगा कि दिस इज द एपर्चर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एपर्चर मतलब वहां पे दो हैं, एक सीधा भी आप ले सकते हो, आप एक कर्ड भी ले सकते हो, राइट? बट वो कर्ड वाला इज नॉट द एपर्चर, कर्व वाला पार्ट इज नॉट द एपर्चर, दिस इज नॉट द एपर्चर। एपर्चर कौन सा है? आपका mn, जो आपका ये सामने वाला है एक्स वाला, द स्ट्रेट लाइन इज योर एपर्चर। मतलब ये एपर्चर होगा सामने mn, द रेड लाइन इज द एपर्चर, नॉट द सर्कुलर पार्ट। ये mpn नहीं होगा, ये mpn इज नॉट द कर्व, वो आपका क्या बोल सकते हैं, एपर्चर। तो एक बार जस्ट मुझे एक बार इसमें बता दो रेज हैंड करके, दैट आर यू अंडरस्टैंडिंग कि अपर्चर है क्या बेसिकली? मतलब लाइक इट्स द स्ट्रेट लाइन, आपका डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दैट इज नॉट अ कर्ड पाथ, कर्ड पाथ नहीं रहता हो, इट्स नॉट कर्ड, इट्स अ स्ट्रेट पाथ। ओके, नाउ इन फिगर 10.2 डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट्स, वो तो हो गया, चलो वो तो बेसिक है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो। आप अपन ने देखा हुआ है r इज इक्वल टू 2f क्यों रहता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, सो जस्ट अंडरलाइन कर लो उस इंफॉर्मेशन को, जस्ट अंडरलाइन इट, नथिंग मोर। ओके चलो, कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो भाई, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ तुमको भी समझ में आ गया, चैट बॉक्सेस में। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर? बोलो क्या लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर? ओके, आंसर इज पोल, पोल। मिरर का सेंटर पोल होता है, मिरर की सेंटर की बात कर रहे हैं, पोल। मिरर का सेंटर इज पोल, नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल रहता है, सेंटर ऑफ द मिरर इज पोल। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ? मिरर जिस स्पीयर से तुमने कट करके निकाला है, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? हाँ, नाउ इट इज करेक्ट, नाउ द आंसर शुड बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, ये तुम्हारा मिरर, तुमने जिस स्पीयर से इसको काटा, जिस स्पीयर से इसको काटा, उस स्पीयर के सेंटर को क्या बोलते हैं? हाँ फिर ठीक है ना, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सीओसी, राइट? सेंटर ऑफ मिरर इज पोल, एंड जिस स्पीयर से निकालते उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर? सीओसी एंड पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? बोलो क्या लगता है? ओके, एक का आंसर आ रहा है। ओके, सभी स्टूडेंट्स का एक्चुअली बराबर आ रहा है, नॉट बैड। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर यू श्योर? द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ दोनों तरीके से बराबर ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू कैन कॉल इट रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बट लाइन ज्वाइन अगर हो रही है, द मोर करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मोर करेक्ट डेफिनेशन इज प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक चीज ध्यान में रखो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो डिस्टेंस होता है, दैट इज द डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, द डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट ठीक है, टेक्निकली कैसा है ना, आपका जो रेडियस है और आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रेडियस होता है, सो टेक्निकली यू कैन जस्ट देयर बी अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस पार्ट, इट कैन बी रेडियस ऑफ कर्वेचर आल्सो, प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो, दैट्स स्टिल फाइन। चलिए अभी ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ? अब इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ गलती नहीं है कि सपोज लेट से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। बोलो चैट बॉक्सेस में आंसर, फास्ट एंड फास्ट। यस, इसका आंसर एकदम परफेक्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर, विदाउट डाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ द मिरर अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट? ओके, उस एरिया को क्या बोलते हैं जिसमें से आपका रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाता है?
ये पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? ये पूरा एरिया है ना कि जिससे आपको रिफ्लेक्शन मिलता है, क्या बोलेंगे उसको? द एरिया विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। इसको अभी हमने देखा था, यस, इट्स कॉल्ड एज अपर्चर। अपर्चर बोलते हैं उसको, अपर्चर, अपर्चर। ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या है बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है। देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये कोर्स के जैसे आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे। कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सबसे बेस्ट फीचर है। देखो, अनअकैडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप, इनमें से आपको कुछ भी चलेगा, डिवाइस जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को। एंड दिस बिकम्स देन आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया, बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट? अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? क्या मिल जाता है इसके अंदर? सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो, तो एप्लीकेशन मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया है, या फिर नीट के लिए किया है, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट? सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको
लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देयर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट्स से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में आप उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। नाउ व्हाट इज दैट? देखो, टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट? उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे, वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो, जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस? बैच कोर्सेस क्या होती है? देखो, आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट? लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच ऑल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है? उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर वट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360-degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं। सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो पर्सनल मेंटर गेट लेट्स से वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑल फॉर ऑल योर कंसर्न्स। आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको?
पर्सनल मेंटोर, एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू, एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको, मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन, सो वन ऑन वन गाइडेंस. Next thing is about live doubt solving. Attend in exclusive, let's say, doubt solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है. तो इससे आपके जो doubts हैं पढ़ाई के बारे में और clear होंगे. Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance in test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है, क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स. तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे. इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए, कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा. उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा. तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट? तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट. पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अभी इसको देख लेते हैं. रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर. ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है. मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट? एक पर्सनल मेंटर है आपका, उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व. जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी? मेंटर के पास. तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट? अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं. तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है. उसके बाद है स्टडी प्लानर. स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस. तो आपको कैसा है? एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा, एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे. मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट? Next thing is about all the benefits of Unacademy subscription. Live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is Unacademy subscription, live classes from top educators, then say mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं. मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है. दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमिक्स प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है. सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस. अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग. ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस. देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है. 3 महीने के लिए 7,500 है. 6 महीने के लिए इट इज 10,000. 12 महीने के लिए 15,000 है. 15 महीने के लिए 18,000. 18 महीने के लिए 20,000. 24 के लिए 25,000. 36 मंथ इट इज 32,000 एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000. ये प्लस के रेट्स हैं, राइट? 9, 10th, 11th, 12th के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48. तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट? एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है. 12 2 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है. तो 36 कितना आ जाता है? 32,000 का. तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए, लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट? सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर. अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट? या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट? आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो, जितना दूर हो उतना अच्छा है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज. अब ये इनका एक चीज क्या है,
आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक। तो मैंने पहले प्लस का बताया, अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो अब आइकॉनिक को टैप कर लो। अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो, 9th 10th 11th 12th 48 मंथ्स का कितना है, 83,000 है। हाउ मच इज द रेट, 83,000 48 लेट्स से मंथ्स का। एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है, सपोज लेट अस से फॉर 9th 10th 11th 12th दैट इज 40,000। और 36 महीने का कितना है, 32,000। और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है, दैट इज 66,000। तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है। इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल। मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है। लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं राइट वो भी काफी अच्छे हैं। So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे, आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो। Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा, 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो ये लिमिटेड ऑफर है राइट, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोलेट से इसको अप्लाई करना है। 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स फॉर क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम फॉर यंग कोडर्स। 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन। 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स। 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स। तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से, यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। कौन सा कोड है, AS Live 10। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, AS Live 10 को। आपको ये कहां लिखना है AS Live 10, देखो AS Live 10 आपको लिखना है यहां पर, आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है। वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोनके LIVE10 और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर कि आप सपोज से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। नाउ एनीवन कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस बिकॉज यू कैन पे इन पार्ट्स। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं और उसके लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ईएमआई भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today, that is let's say please do join with the use of the code AS Live 10। AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले लें एंड डू ज्वाइन Unacademy, राइट। तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new let's say combat exam कि जो हमारी तरफ से सपोज से लॉन्च किया जा रहा है। तो अनअकैडमी रेगुलरली कंडक्ट्स दिस एग्जाम कॉल्ड एज अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्जाम। इसमें क्या रहता है, देखो दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड ये फ्री है, मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है, दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए सीबीएसई के।
तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट, तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक opportunity, let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं, जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्पिट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched और जो launched हैं. So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है, दीज आर कॉल्ड एज मेगा साइंस मंडे बैचेस। सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस, कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है। उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच, दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, 17 मई टू 30 जुलाई। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा, देखिए इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी जैसे भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस। एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे। एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स। तो दैट इज फ्रॉम 17th मई टू 31st जुलाई। तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर। तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर। Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry। तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे। तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं। तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस को ऑल्सो, राइट। चलिए।